क्लास 7 ज्योग्राफी में चैप्टर तीसरा है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। इस चैप्टर के हम लोग सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये सबसे पहले हमें करना है सही विकल्प का चयन। ठीक है, पहला है छोटा नागपुर क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र डालना है। छोटा नागपुर एक पठार है, ठीक है, प्रसिद्ध पठार है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दूसरा है भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, यानी भू सतह भूमि पर भूकंप के केंद्र के ऊपर वाले जो स्थान है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इस स्थान पे आता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है, और इस उद्गम केंद्र के निकटतम यानी ऊपर हो गया, ठीक है, वो कहलाता है अधिकेंद्र। ये हो जाएगा अधिकेंद्र। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, भारत को, पूरे भारत को भूकंप आने यानी तीव्रता के क्षेत्र में 4 खंडों में बांटा गया है, कम, मध्यम, अधिक, सबसे अधिक। ठीक है, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल सही होगा। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो भारत का सतपुड़ा पर्वत जो है वो भरतोत्स पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, भरतोत्स पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद हमें सही मिलान करना है। हिमालय जो है कैसे पर्वत, यानी किस पर्वत का ये उदाहरण माना जाता है हिमालय। तो यहाँ पे नज़र डालिए, वलित पर्वत के अंतर्गत आता है हिमालय। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा, ये हो गया वलित। ठीक है, फ्यूजियामा, तो जापान का फ्यूजियामा जो है ये संचयन पर्वत का ये उदाहरण है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अरावली ये किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, अवशिष्ट पर्वत में आता है कौन सा, अरावली, जो राजस्थान में है, तो हमारा हो गया अवशिष्ट, ठीक है, पर्वत। और ये बचा जो है आखिरी दक्कन, ये लावा निर्मित पठार हो गया। इसके बाद हमें स्पष्ट करना है, यहाँ पे देखिए अधिकेंद्र, ठीक है, उद्गम केंद्र, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, यानी इसके बारे में बताना है, स्पष्ट करना है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो अधिकेंद्र लिखकर आपको डैश देना है। तो पहले आपको लिखना है ऐसे, अधिकेंद्र लिख कर डैश देना है, और यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए, उद्गम केंद्र, भूकंप उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट, ठीक है, स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। हो गया आपका। इसके बाद हमें लिखना है उद्गम केंद्र, ठीक है, इसके बारे में, तो वैसे ही आपको लिखना है उद्गम केंद्र लिख के डैश देना है। तो आपको लिखना है डैश देने के बाद भूपट्टी के नीचे का वह स्थान, ध्यान देना है, नीचे का स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी भूकंप का प्रारंभ केंद्र हो गया आपका। इसके बाद तीसरा हमें बताना है सिस्मोग्राफ, ये क्या होता है, आइए बताते हैं। तो आपको सिस्मोग्राफ लिख के डैश देना है, और आपको ये लिख लेना है भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते, यानी एक मापने का यंत्र है। क्या है, भूकंप मापने का यंत्र कहा जाता है सिस्मोग्राफ। इसके बाद हमें अगला बताना है रिएक्टर स्केल, ये क्या होता है, आपको लिख के डैश देना है रिएक्टर स्केल, और यहाँ से लिखना है, फिर देखिए रिएक्टर जो पैमाना है, स्केल है, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। ठीक है, सिस्मोग्राफ की बात की जाए, ये एक उपकरण है, इससे हम भूकंप मापते हैं, और रिएक्टर पैमाना यानी स्केल की बात की जाए, ये इकाई है। ठीक है, जिसे हम भूकंप मापने की इकाई, जैसे देखिए समय की इकाई क्या होती है, समय की सबसे छोटी इकाई होती है मिनट होता है, घंटा होता है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सेकंड होता है। उसी तरीके से भूकंप मापने की जो इकाई होती है वो रिएक्टर पैमाना उसे कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, पहला है भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप आने का, अर्थक्वेक आने का क्या कारण है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है, प्लेटों में बटा हुआ है, जो हमेशा गतिमान रहती है ये प्लेटें। ठीक है, उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, कुछ दूर जाती हैं, और कुछ साथ साथ रहती हैं, जिनके कारण आपस में टकराहट होती है। ठीक है, टकराने से कंपन शुरू होता है, और इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। तो ये भूकंप की परिभाषा हो गई। अब भूकंप कैसे आते हैं ये भी कारण हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो केंद्र है, भूकंप यहाँ से उठा, ये अधिकेंद्र है। ठीक है, अधिकेंद्र मतलब केंद्र से थोड़ा सा ऊपर वाला स्थान, निकटतम अधिकेंद्र हो गया। प्लेट ये रहे, आपस में टकराते हैं, तो ये भूकंप ऐसे, ये तरंगे, ठीक है, चारों तरफ फैलती हैं।
दूसरा सवाल है मानव जीवन पर भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए काफ़ी सिंपल है, हम ऐसे लिखेंगे मानव जीवन पर भूकंप का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। तीसरा है ज्वालामुखी किसे कहा जाता है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो ज्वालामुखी लिख के डैश देना है, हमें यहाँ से करना है। पृथ्वी के अंदर ताप दाब के कारण, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में रहती हैं, जिसे मैग्मा कहा जाता है, और ये सदैव गतिमान रहती है। और जहाँ पृथ्वी की कमज़ोर परत होती है, जहाँ क्षेत्र जो कमज़ोर पड़ता है, वो उसको तोड़ के बाहर निकल जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, धुआं भाप राख आदि गर्म तरल रूप में निकलता है, और ये पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है ज्वालामुखी। समझ में आ गया, ये रहा देखिए, ऐसे मैग्मा हो गया, ये बाहर निकल गया तो ये ज्वालामुखी हो गया। तो आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है ज्वालामुखी की परिभाषा, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, वर्णन करें। पहाड़ हो गया, ज्वालामुखी हो गया। आंसर हमें ऐसे करना है, देखिए आंतरिक शक्तियों से जो निर्माण होते हैं, पहला होता है यहाँ पे देखिए आंतरिक, और ये हो गया बाहरी। हमें बाहरी नहीं बताना है, आंतरिक बताना है। महाद्वीपीय निर्माणकारी बल पहला हो गया, पर्वत निर्माणकारी बल यानी पर्वत हो गया, महाद्वीप हो गया, पर्वत हो गया, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, ठीक है, ये हो गए सारे। पांचवा सवाल देखिए, पर्वत के प्रकारों का उदाहरण सहित हमें उल्लेख करना है। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखेंगे, पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर्वत जो है कई प्रकार के होते हैं, तो पर्वत जो है प्रकार के होते हैं, कई प्रकार में, 4 प्रकार के, वलित पर्वत, भास्वत पर्वत, ठीक है, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो वलित पर्वत में ये आपका पूरा लिखना है, ठीक है। वह उसके बाद भास्वत पर्वत में आपको लिखना है, संचयन लिखना है, और उसके बाद अवशिष्ट लिखना है, इसमें अरावली आती है। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद इस सेशन का हमारा आखिरी सवाल, भूकंप से होने वाली क्षति यानी नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं वो बताना है। तो सबसे पहले हमें सावधानियां अपनानी चाहिए, यहाँ से आपको प्रारंभ करना है, ठीक है। यहाँ से ये लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, यानी भवन का निर्माण कैसे करना चाहिए, भूकंप रोधी भवन बनाना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इसका अगला चैप्टर अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।